रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरके साइंस कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। हम अपने दूसरे दौर के क्यूज प्रतियोगिता के चौथे क्यूज प्रतियोगिता जो संविधान विषय से लिया गया था, उस क्यूज प्रतियोगिता के सभी प्रश्नों के सही उत्तर के साथ उपस्थित हूं। साथ में मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूं, जिससे आपको कम से कम 200 से 250 प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, इस तरह से एसएससी के जब आप पहले के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देख लेंगे तो आपको सहज ही अनुमान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है कि हम ऐसे ऐसे प्रश्नों का जिक्र करेंगे, ऐसे ऐसे तथ्य बताएंगे जिसकी जानकारी शायद आपको न हो, या आपको होगा भी तो दिमाग से उतर गया हो तो फिर से याद आ जाएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार से था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। यदि दोस्तों आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता कि संविधान के आत्मा किसे कहते हैं, यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार न पूछकर सिर्फ यह पूछता कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो दोस्तों आपको जवाब देना चाहिए प्रस्तावना। लेकिन दोस्तों, जब यह पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के आत्मा किसे कहा है, तो आपको जवाब देना चाहिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक उपचार के अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकारों में से एक है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। यदि अन्य ऑप्शन की बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए की बात करें, प्रस्तावना की बात करें, तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि इसके भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यदि ऑप्शन बी की बात करें, मूल अधिकार की बात करें, तो दोस्तों ऑप्शन बी में जो मूल अधिकार है, यह मूल अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। यदि हम डी ऑप्शन की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हो चुका है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है। तो दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, समाजवादी शब्द जो है वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है, निम्न में से क्या मूल संविधान के अंग नहीं है? प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, मूल कर्तव्य।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो गया और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष को मिल चुका था। ठीक है दोस्तों, तो उस समय जो है हमारे संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। दोस्तों मूल कर्तव्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया और हमारे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया और जब संविधान में जोड़ा गया तब भारत के नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य बताए थे। लेकिन दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और 11वां मूल कर्तव्य है इस प्रकार है। भारत के सभी नागरिकों एवं माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिलाएंगे। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों फजल अली आयोग का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो को देखे होंगे तो आप देखे होंगे एक वीडियो है जिसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। तो आप उसमें देखेंगे कि फजल अली के अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों इसका अध्यक्ष जो है वो फजल अली थे और ये जो है अपनी सिफारिश 1955 ईस्वी में दिया और इस सिफारिश के अनुसार राज्य पुनर्गठन का कार्य 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ जब हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है दोस्तों, और आपको जानना चाहिए कि वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं आप हमारे उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं जिसमें मैंने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों अन्य ऑप्शन की आरक्षण की बात करूं तो दोस्तों आरक्षण के संबंध में एक आयोग बना था जिसका नाम था बीपी मंडल आयोग और इसी आयोग के सिफारिश पर भारत के पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी में एवं शिक्षण संस्थान में 27% आरक्षण दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यदि अन्य ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार है, प्रस्तावना में किस किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो पूरे के पूरे संशोधन जो है सो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था और यह संशोधन 1976 में हुआ था। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है और इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे और इसी
कड़ी में प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था। तो दोस्तों प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और अमेरिका ऐसे देश हैं जिसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान उसके संविधान में किया गया है, जबकि इंग्लैंड में एकल नागरिकता है और इंग्लैंड से ही भारत के संविधान में भी एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। कनाडा में भी एकल नागरिकता है दोस्तों, और भारत में भी एकल नागरिकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा संविधान में मैंने एक वीडियो दिया है जिसमें लिखा है नागरिकता भाग 2। उसमें दोस्तों आप हमारे 2 नागरिकता पर दिए गए 2 या 3 वीडियो हैं, आप उसको जब देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्वतंत्रता के समय नागरिकता देने की क्या आधार थी और वर्तमान में नागरिकता देने का क्या आधार है, नागरिकता समाप्त होने का क्या आधार है। इन तमाम तरह के बातों को आप समझ जाइएगा। अगर मैं अन्य ऑप्शन की बात करूं, अगर ऑप्शन ए की बात करूं दोस्तों भाग 1 की, तो अब संविधान के भाग 1 में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें राज्यों के निर्माण, नए राज्यों के निर्माण, किसी राज्य के सीमा परिवर्तन, किसी राज्य से कुछ भूमि को लेकर अलग राज्य बना देना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, तमाम तरह की बातें इसमें होती है। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं भाग 3, तो भाग 3 में हमारे जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार को रखा गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। ठीक है दोस्तों, और इसके तहत भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी दिया गया है। यदि मैं ऑप्शन डी की बात करूं दोस्तों, तो ऑप्शन डी भाग 4 है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है दोस्तों, और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है, जिसे रूस के संविधान से यानी कि सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे, और 9 को देखने से पहले हम प्रथम विजेता को आपसे मिलाते हैं। इनसे मिलिए दोस्तों, यह है प्रदीप कुमार पासवान। ये प्रदीप प्रेमधन के आईडी से आंसर कमेंट करते हैं और ये बहुत सारे पुरस्कार जीत चुके हैं, और ये हमारे विद्यार्थी हैं, वर्तमान में भी हैं, 10th भी हमारे यहाँ से पास किए हैं, इंटर भी हमारे यहाँ से पास किए हैं, और वर्तमान में भी ये हमारे पास अध्ययन कर रहे हैं। और यूट्यूब पर भी ये हमारे सभी वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है, बल्कि अपने कॉपी में नोट भी करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, यदि ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देता मेरे बोलने के साथ साथ, तो आपको ज़्यादा समझ में आता। लेकिन दोस्तों हमारे पास अभी तकनीक का अभाव है। हम बहुत जल्द उस तकनीक को भी उपलब्ध कर लेंगे, ताकि जो भी मैं बोलूँगा वो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 30 प्रश्नों में 25 प्रश्नों का सही उत्तर देकर
प्रथम विजेता बने हैं। दोस्तों हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको दूसरा और तीसरा विजेता से भी मिलाएंगे। साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कितने लोगों ने आंसर कमेंट किया था और किस प्रतिभागी का कितना सही था, ये भी आज मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का जो आंसर होगा उससे पहले प्रश्न सुनिए। बीपी मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ये बिहार के रहने वाले थे और इनके अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था दोस्तों। और इसी आयोग के सिफारिश के आधार पर भारत में पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिया गया। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि बात हम लोग करें ऑप्शन बी की मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान के भाग 3 में भाग 4 में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। और प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार है। भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन डी सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कई बच्चे हमारे जो है वो गलती कर चुके हैं। गलती क्या किए हैं? तो वो जो है सो 6 मौलिक अधिकार बताए हैं, यानी कि बी ऑप्शन को बताए हैं, जो सरासर क्या है, गलत है। दोस्तों यदि मैं क्वेश्चन यह करता कि वर्तमान में हमारे संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तब इसका सही आंसर 6 होता। लेकिन बात हो रही है कि हमारा जो मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा को मिला था, उस समय कितने मूल अधिकार थे? तो दोस्तों उस समय 7 मूल अधिकार थे। मैं आपको बता दूं कि 7वां जो मूल अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार, इसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था। इसे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया है। इस तरह से दोस्तों वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, जबकि मूल संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर। और प्रश्न संख्या 11 इस प्रकार है। निम्न में से कौन गलत है? तो दोस्तों इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें सब के सब सही है। क्या क्या सही है देखिएगा जरा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। और क्या क्या सही है उसको देख लेते हैं। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, बिल्कुल सही दोस्तों। अमेरिका में 50 राज्य हैं और वहाँ के नागरिकों को राज्य की नागरिकता अलग से और देश की नागरिकता अलग से लेना पड़ता है। बी ऑप्शन है, भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों इसका जिक्र अभी अभी मैंने किया है, तो यह भी क्या है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी में है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे प्रश्न संख्या 1 में। इसी को जो है यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान के निर्माता, संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, और इसको आत्मा क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि यदि किसी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है, चाहे वो हनन राज्य करे या कोई व्यक्ति करे, तो इसके खिलाफ नागरिकों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी करने का अधिकार दिया गया है। और दोस्तों
संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट को 6 प्रकार का अधिकार दिया गया है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षा किया जा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न संख्या 12 इस प्रकार है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से कब हटा दिया गया? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के श्रेणी के तहत अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन सही आंसर है दोस्तों। और यदि दोस्तों अन्य ऑप्शन की बात करें तो 42वां जो संशोधन है 1976 में हुआ था, इसे मिनी संविधान कहा जाता है दोस्तों। और इसके द्वारा संविधान में बहुत सारे जगहों पर संशोधन हुआ, जिसमें प्रस्तावना में भी संशोधन करके 3 नए शब्द को जोड़े गए। यदि सी ऑप्शन की बात करें पहली संशोधन, तो दोस्तों हमारे संविधान में पहली संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। और 1951 ईस्वी में जो संशोधन हुआ था वो भूमि सुधार से संबंधित था दोस्तों। और संविधान में एक नया अनुसूची जोड़ दिया गया, उसको 9वीं अनुसूची कहते हैं। और यदि बात हम लोग 93वां संविधान संशोधन की करें दोस्तों, तो ये 93वां संविधान संशोधन 1995 में हुआ था। आगे बढ़िए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 इस प्रकार है, निम्न में से कौन सही है? तो दोस्तों इसमें सब के सब सही है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो क्या क्या सही है, चलते हैं हम लोग देखते हैं। एकल नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही। विधि के समक्ष समानता का प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही। विधि का समान संरक्षण का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न संख्या 14 इस प्रकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 के तहत आता है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों मैं अगर अन्य ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत जो है वो समानता के अधिकार को रखा गया है। अगर बी ऑप्शन की बात करो अनुच्छेद 19 से 22 तक, तो दोस्तों इसके अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। और दोस्तों मैं यह भी बता दूं कि स्वतंत्रता के अधिकार पर मैं आज ही वीडियो डाला हूं, तो आप उसको अवश्य देखें। ये आपको संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षा में यदि आप कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एसपी बनना चाहते हैं, तो उसके मेंस परीक्षा में किस तरह से स्वतंत्रता के अधिकार पूछा जाता है और उसका उत्तर किस तरह से लिखना चाहिए, उसके बारे में मैंने बताया है, आप उसको अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, यदि डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन अनुच्छेद 25 से 28 है। और अनुच्छेद 25 से 28 के तहत भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न संख्या 15 इस प्रकार है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित अनुच्छेद, यानी कि छुआछूत को किस अनुच्छेद के द्वारा गैर कानूनी बताया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 17 है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। यदि अन्य ऑप्शन की बात करूं दोस्तों, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 के तहत जो है सो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। यदि मैं बी ऑप्शन अनुच्छेद 15 की बात करूं दोस्तों, तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसे सार्वजनिक स्थलों, तालाबों, पोखरों, मैदानों, विद्यालय, मंदिर में जाने से नहीं रोका जा सकता है। यदि दोस्तों अन्य ऑप्शन की बात करूं तो
ऑप्शन 16 जो है ये सॉरी ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 है। और दोस्तों अनुच्छेद 16 में जो है वो लोक नियोजन में समानता की बात की गई है, अर्थात सरकारी नौकरी में समानता की बात की गई है। और दोस्तों इसी अनुच्छेद के तहत जो है सो समाज में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 इस प्रकार है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता देने के प्रावधान एवं शर्त से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 6 है। मैं बता दूं आपको दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान में जो है सो पाकिस्तान से आने वाले लोगों को किस तरह से नागरिकता दिया जाएगा इसके बारे में उल्लेख किया गया है। आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, नागरिकता वाला वीडियो में मैं सब कुछ साफ साफ बताया हूँ। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 जो ऑप्शन ए में है इसके तहत बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को या 1 जुलाई 1947 को भारत में जन्म लेने वाले या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाले लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान चले गए फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गए तो उसको नागरिकता किस शर्त पर मिलेगा इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 8 में बताया गया है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है उसको नागरिकता कैसे मिलेगा इसके बारे में अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न संख्या 17 इस प्रकार है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मिली हुई शक्ति के अनुसार संसद नागरिकता में संशोधन कर सकती है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद 11 है जिसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई योग्यताओं एवं किसी भी विषय को लेकर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न संख्या 18 इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो आंसर डी होगा, यानी कि ये जितने भी इसमें दिए गए हैं सब के सब जो है केवल भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है, विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जाता है। यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 29-30 ये ऐसे अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 19 इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो दोस्तों यह जो है सो अनुच्छेद 20 है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों आपको इससे ऊपर के प्रश्नों में ही हम सब कुछ बता चुके हैं, जैसे कि 16, 19 और 30 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 की ओर, और प्रश्न संख्या 20 इस प्रकार है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में पारित हुआ। और दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा जो है सामाजिक रूप से पिछड़े हुए भारत के लोगों को यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शोषण से बचने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 21 इस प्रकार है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16 के तहत किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं
अन्य ऑप्शन की बात करूं तो सभी ऑप्शन को विस्तार से बता ही दिया हूं, लेकिन ऑप्शन डी के बारे में यदि हम बात करें अनुच्छेद 18 की, तो दोस्तों अनुच्छेद 18 जो है सो समानता के अधिकार के तहत है और 18 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि उपाधियों का अंत किया गया है। यानी कि दोस्तों शिक्षा और सुरक्षा सैनिक दृष्टिकोण से मिले हुए उपाधि को छोड़कर सभी तरह के उपाधियों पर रोक लगाया गया है। और दोस्तों इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति को दुनिया के कोई देश किसी भी तरह के पुरस्कार देते हैं तो राष्ट्रपति के आदेश के बिना वह पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 इस प्रकार है, निम्न में से कौन गलत है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें सी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो क्या है गलत, जरा हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है सो सी और डी जो है ये दोनों गलत है दोस्तों। तो जो कैंडिडेट सी ऑप्शन लिए हैं मैं उसको भी सही मानता हूं, जो डी ऑप्शन लिए हैं उसको भी सही मानता हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से करेक्शन करने पर जो है सो प्रदीप कुमार जो फर्स्ट आए थे उनको जो है सो 26 सही हो गया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों तो गलत है तो इसको सही करना जरूरी है। तो सही क्या है वो देख लीजिए। पहला ऑप्शन जो है भारत के नागरिक ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और महालेखा परीक्षक बन सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तमिलनाडु जो है सो पूरे भारत में एक अकेला राज्य है जहां पर 69% आरक्षण दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ऑप्शन सी जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ बाद के अनुसार जो है जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया तो उस जजमेंट में कहा गया कि आरक्षण हर हाल में अधिकतम 50% तक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम 60 दे दिए हैं तो इसका मतलब क्या है, ये गलत हो गया। और देखिए दोस्तों डी ऑप्शन जो है मूल भारतीय संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन को आरक्षण देने का आधार बताया गया है, तो यह जो है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया यानी कि मूल संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं किया गया है, उसमें जो है सो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों 2019 ईस्वी में भारतीय संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन करके अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में एक खंड जोड़ दिया गया और उस खंड में यह शामिल कर दिया गया कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। और दोस्तों इस संशोधन के अनुसार हमारे संविधान में 103वां संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। और प्रश्न संख्या 23 इस प्रकार है, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में कितने आरक्षण देने की प्रावधान किया गया? तो दोस्तों 10% आरक्षण देने की प्रावधान किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इसके बारे में मैं ऊपर के प्रश्न में सब कुछ बता चुका हूं, लेकिन यदि मैं और बताना चाहूं तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि क्या पहली बार 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात हुई? तो इसका सही आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब मोरारजी देसाई का सरकार था हमारे देश में,
1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। उस समय दोस्तों 1978 ईस्वी में जो है सो एक आयोग बना था, बीपी मंडल आयोग। और ये जो आयोग है सो हमारे संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत बने थे। और बीपी मंडल आयोग ने यह सिफारिश किया कि पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दी जा सकती है और 10% आरक्षण जो है सो कमजोर पिछड़े वर्ग को भी, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर पिछड़े वर्ग के सवर्णों को भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों इस सिफारिश के अनुसार जो है सो 1990 ईस्वी में जो है सो 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को दिया गया, जबकि 10% आरक्षण जो है सो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को देने की बात कही गई। लेकिन दोस्तों इस दोनों प्रावधान के खिलाफ जो है सो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ। उस मुकदमा को हम लोग जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद के नाम से जानते हैं। और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 27% आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर जो पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया गया है वह तो संवैधानिक है, लेकिन आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिया गया है ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन को आधार मानकर आरक्षण देने की बात नहीं कही गई है। अतः जब तक संविधान में संशोधन करके आर्थिक पिछड़ेपन को आधार नहीं बनाया जा सकता है तब तक जो है सो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो ये बातें थी दोस्तों, जो एक्स्ट्रा फैक्ट था मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 24 इस प्रकार है, निम्न में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें सभी के सभी सुमेलित है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और दोस्तों 76वें संविधान संशोधन 1995 में हुआ था, जिसके तहत जो है तमिलनाडु राज्य में 69% आरक्षण का प्रावधान करके उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 इस प्रकार है, निम्न में से कौन संविधान के मूल ढांचा माना जाता है? तो दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट आंसर। संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय शासन प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, एकल नागरिकता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्ति का विभाजन, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब जो है ये सब के सब हमारे संविधान के मूल ढांचा हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 इस प्रकार है, संसद द्वारा बनाए गए विधियों के संवैधानिक परीक्षण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो दोस्तों यह जो अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 13 के तहत प्राप्त है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। यदि अन्य ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो बी ऑप्शन अनुच्छेद 12 है और अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का परिभाषा बताया गया है। और ऑप्शन सी अनुच्छेद 340 की बात करूं तो दोस्तों अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह जो है सो भारत में पिछड़े हुए लोगों की पहचान करने के लिए विशेष आयोग बना सकते हैं। और दोस्तों यदि बात हम लोग अनुच्छेद 31 ग की करें तो 31 ग जो है सो ऐसा अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि राज्य यदि नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने के लिए कोई विधि बनाता है और मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो ऐसे में मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 27 इस प्रकार है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 ये सही है, बाकी सबके सब गलत है, सबके बारे में आपको बता भी दिया हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 इस प्रकार है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस किस देश से प्रेरित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि
भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है सो अमेरिका से प्रेरित है, क्योंकि अमेरिका से ही भारतीय संविधान को लिया गया है। इसके बाद दोस्तों प्रस्तावना के भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना में जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो बात किया गया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो बात किया गया है वह फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संबंधित है। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है, सवाल नंबर 29 में सी ऑप्शन सही है, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इनसे मिलिए, यह है संदीप कुमार। ये संदीप कुमार साफी हैं और ये जो है संदीप संगम के आईडी से कमेंट करते हैं और ये इस क्विज प्रतियोगिता के दूसरे विजेता बने हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। और दोस्तों इन्होंने 25 प्रश्नों का सही आंसर दिया है। अब चलिए हम आपको जो है तीसरे विजेता से मिलाते हैं। दोस्तों इनसे मिलिए, ये है राहुल कुमार। ये दरभंगा जिला के फजला के रहने वाले हैं और ये इस क्विज प्रतियोगिता के तीसरा विनर बने हैं। और दोस्तों इससे पहले वाले क्विज प्रतियोगिता में भी ये तीसरा विनर बने हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। और चलिए दोस्तों अब हम लोग इस क्विज प्रतियोगिता के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्विज प्रतियोगिता के अंतिम प्रश्न संख्या 30 इस प्रकार है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता समाप्त होने के आधार क्या हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यानी कि आप देखेंगे कि नागरिकता समाप्त होने के कई नियम बताए गए हैं, जिसमें यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता उसका स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, जबकि इसके अन्य ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन ए पंजीकरण के द्वारा, वंश के आधार पर और जन्म के आधार पर। तो दोस्तों ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों नागरिकता प्राप्त करने के नियम है, न कि नागरिकता समाप्त होने के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने सभी प्रश्नों के उत्तर का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं कि हमारे इस क्विज प्रतियोगिता में कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और किसे कितना अंक आया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो कन्हैया कुमार हैं जिन्होंने 15 अंक लाया। संदीप कुमार हैं जिन्होंने 25 अंक लाया। प्रदीप कुमार 26, चंदन कुमार 21, ये रंजय सहनी यानी पूजा कुमारी जो है 17, सौरभ कुमार 17, राहुल कुमार 25, नासरीन 24, राजू सहनी 23, चंदा राज 17, खुशी कुमारी के आईडी से रानी कुमारी कमेंट की थी 24 अंक। इसके बाद दोस्तों दीपक भाई 23, सबा करीम 21, परवीन कुमार 21, अंबिका कुमारी 17, प्रियंका कुमारी के आईडी से काजल कुमारी कमेंट किए थे 22, सुलेना कुमारी 21, सुभाष कुमार 22 और किशन कुमार 21। दोस्तों मैं बता दूं कि एक आईडी से सिर्फ एक ही लोगों का जो है सो आंसर भेजा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आज जो है
सो जीव विज्ञान से क्यूज प्रतियोगिता का प्रश्न आप लोगों को मिला होगा, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। और दोस्तों यह मेरा दूसरे दौर का अंतिम क्यूज प्रतियोगिता है, तो आप लोग जो है सो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उसके बाद हम लोग तीसरे दौर के क्यूज प्रतियोगिता भी बहुत जल्द करवाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी सूचना मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।